हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट। आज हम गाइस दिसंबर 2019 का सीटेट का पेपर फर्स्ट करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है गाइस, जो दिसंबर में कंडक्ट हुआ था। तो आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। क्या है गाइस? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, या मध्य बाल्य अवस्था, या फिर किशोर अवस्था। तो गाइस आपने पढ़ा होगा और मैंने भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो पीरियड होता है या फिर जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पीरियड है वो क्या कहलाता है? अर्ली चाइल्डहुड कहलाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है? सबसे क्रूशियल टाइम होता है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवधारणा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। तो गाइज यहाँ से आपको दो चीज़ें समझने मिल रही हैं। एक तो ये कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा क्या दिया गया? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। अब कौन सी स्टेज है? लेटेंसी स्टेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो गाइस कौन सी है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन हमने पढ़े थे। 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस रहती हैं। एक लेवल में 2 स्टेजेस रहेंगी। लेवल के नाम क्या है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोलबर्ग की अगर आप थ्योरी पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं गाइस, तो चैनल पर अपलोडेड है, एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। फिर है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक बल दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं या ये किस चीज़ का उदाहरण है? ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन प्लेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। कभी भी एक पक्ष की तरफ अगर झुकाव होता है तो वो क्या कहलाता है? पक्षपात कहलाता है। चाहे वो लड़के की तरफ किसी भी टीचर का अधिक झुकना हो या फिर लड़कियों की तरफ किसी भी टीचर का अधिक झुकना हो, वो क्या, या फिर अधिक ध्यान देना हो, वो क्या कहलाता है? पक्षपात कहलाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात या फिर जेंडर बायस। जेंडर स्टीरियोटाइप एक और है गाइज, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस में क्या अंतर है। तो जेंडर बायस जो होता है वो एक पक्ष की तरफ झुकाव हो जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कॉन्फर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना और जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था। तो गाइस ये जो कभी भी तो ऐसे तो होंगे नहीं कि जेंडर आप पृथक खेल बना दो उससे ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्टिव आंसर क्या होगा? डिस्कशन करना। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप डिस्कस करते हैं तो उसका सबसे अच्छा परिणाम निकल कर आता है। तो जब भी कभी जब जेंडर पक्षपात के बारे में बात हो रही है तो आप उसके बारे में परिचर्चा करें, तो उससे क्या होगा? जो भी जेंडर रूढ़िबद्धता है उसको हम हटाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and culture। तो सबसे पहले अब आपको ये नाम पढ़कर याद आ गया होगा, सोशल एंड कल्चर। सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की। आपको याद होगा लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। इन्होंने ये बताया है कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके बच्चा
जल्दी सीखता है, या पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करके पीयर ट्यूटरिंग की बात की है, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की है, ये सभी गाइस चैनल पर अपलोड है। वाइगोत्स्की की थ्योरी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की जो नज़मा है वो स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। एक पजल सॉल्व करते समय जो 5 वर्ष की नज़मा है वो अपने आप से बात कर रही है। तो जो वाइगोत्स्की है उनके अकॉर्डिंग ये किस प्रकार की स्पीच होनी चाहिए? प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्कैफोल्डिंग और ईगो सेंट्रिक स्पीच। तो गाइज आपने स्पीच के बारे में पढ़ा होगा, वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं और अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। जैसे 5 साल की जो नज़मा यहाँ पर अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रही है, वो किसका उदाहरण है? प्राइवेट स्पीच का। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार आप वाइगोत्स्की की थ्योरी देख लीजिएगा। फिर है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपको याद होगा, बात की थी वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग की, मचान की। तो इसका सही आंसर ये स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प। क्या है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है, सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन से जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को की विशेषता बताता है? तो मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की कौन सी है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो औपचारिक संक्रियात्मक की है। फॉर्मल ऑपरेशनल की है। संरक्षण और कक्षा समायोजन, ये है। कंजर्वेशन आ जाता है इसमें, और क्लास इंक्लूजन आ जाता है। कंजर्वेशन क्या है? जैसे ये ऐसा बड़ा बीकर है और ये चौड़ा बीकर है, इसमें दोनों में क्या है? 200 ml पानी है। अब जो 7 से 11 होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इस एज में क्या है? बच्चे को ये समझ हो जाती है कि भले ही ये बीकर लंबा हो या चौड़ा हो, बट इसमें जो क्वांटिटी है वो कैसी है? सेम है। वो कैसी क्वांटिटी है? सेम है। तो ये होता है आपका कंजर्वेशन। क्लास इंक्लूजन, क्लासीफाई करना सीख जाता है। और हम देख लेते हैं, और ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सेकंड तो सही है, लेकिन फिर भी हम इसके अलावा देख लेते हैं। डेफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज में आता है? संवेदी गामक में, सेंसरी मोटर में, और मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। मतलब यहाँ पर बच्चा 5 गुणा 2 तो कर लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि 2 गुणा 5 भी इसके इक्वल होता है। ठीक, तो इरिवर्सिबिलिटी होती है किस स्टेज में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो कौन सी है गाइस? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट। तो कौन सी है? स्कीमा। स्कीमा क्या है? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज है। पॉकेट्स ऑफ नॉलेज, हर चीज़ का स्कीमा होता है। आपके फैमिली मेम्बर्स का आपके माइंड में एक स्कीमा होगा, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों का स्कीमा होगा, आपके फ्रेंड से रिलेटेड चीज़ों का स्कीमा होगा। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कीमा हमारी माइंड में रहता ही है। नेक्स्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। तो कभी भी ये नहीं होगा कि आप बच्चों के लिए रैंक कर दें। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, ये हो सकता है। लेबलिंग कभी नहीं होगा गाइस कि आप बच्चों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर जितने उन्होंने मार्क्स प्राप्त करें उसके अकॉर्डिंग आप उनकी लेबलिंग कर दें, ये कभी नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना, तो ये कभी नहीं होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें कि आप बच्चों के लिए उनकी जो क्लैरिटी या जो उनके कन्फ्यूज़न है उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, ऐसा नहीं है।
फिर है इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर पढ़ते हैं इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेट। और देखते हैं इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। जो बुद्धि है वो कैसी है, बहुआयामी है और एक जटिल योग्यता का समूह है। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। हमारा सही ऑप्शन 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही है जो हमेशा कैसा सोचती है, रूही थिंक्स ऑलवेज मल्टीपल सॉल्यूशन, हमेशा चीज़ों के मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में सोचती है, किसी भी प्रॉब्लम का ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। और जब भी ओरिजिनल सॉल्यूशन के बारे में बात आएगी तो वो बच्चा कैसा होगा, सृजनात्मक विचार वाला होगा, क्रिएटिव थिंकर होगा। क्रिएटिविटी से गाइज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और जो बच्चा है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचने की समझ रखता है, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि भाई तुम तो स्कूल छोड़ दो, विड्रॉ कर लो स्कूल से। इस स्थिति को जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा कभी नहीं है। आप एज अ टीचर आपको उस सिचुएशन से डील करना आना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की जो सहभागिता है उसमें सुधार करने के तरीके ढूंढने चाहिए। रिफ्लेक्ट करो आप अपनी कि आप किस तरीके से टीचिंग कर रहे हो और इम्प्रूव करो स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को। हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइज। कभी भी अगर आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे तो आप एक एक करके नेगेटिव ऑप्शंस को कैंसिल करते जाइएगा। फिर है एक समावेशी कक्षा में, समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने की पूरा हक होता है, अधिकार होता है। एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो होते हैं, आईईपी जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें क्या है सक्रिय रूप से तैयार करने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल करो ही मत या कभी कभार कर दो, हमेशा एक्टिव रूप में करने चाहिए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है गाइज, हम 15 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन वैफल्य में क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएंट, ये तो भाई एडीएसडी वाला बच्चे में प्रॉब्लम होगी। फिर है डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली और एंगेज इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन। तो गाइज हमारा आंसर क्या होगा कि धारा प्रवाह पढ़ने की जो अक्षमता है, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी, ये क्या है, डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा हम डिसेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। डिसग्राफिया क्या होता है, जहाँ पर लिखने से संबंधित प्रॉब्लम आए। डिसकैलकुलिया क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए। डिस्फेजिया क्या होता है या अफेजिया क्या होता है, जहाँ पर स्पीच बोलने से संबंधित प्रॉब्लम आए। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, मोटर स्किल जो होती है, जैसे शूलेस में प्रॉब्लम होगी या फिर जो शर्ट के बटन है उनको लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर इसलिए गाइस क्योंकि इससे आपको एक पूरा पता चल जाता है, स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।